हेलो एवरीवन, दिस इज सबीहा नूर। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेयर्स टू एक्सेलेंस, जहां पर आपको बीएड से रिलेटेड हर एक वीडियोस मिलेगी। सो गाइस, इससे पहले के सेशन में हमने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिस्कस किया था। ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में एनपीई के बारे में, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। एनपीई क्या है, इसे क्यों लाया गया, क्या ज़रूरत पड़ी इसे लाने की, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार आपने विजिट किया है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। So let's start from the introduction part. Now, the National Policy of Education, that is NPE, is a policy formulated by the Government of India to promote education amongst India's people. अब एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन हमें देने से ही एक इंडिविजुअल की लाइफ बदलती है, उसकी लाइफ चेंज होती है, उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। सो एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब लोगों में, ठीक है। सो इसीलिए एनपीई को लाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीई को जो है लाया है, क्यों? ताकि हम एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके अपने लोगों में। द पॉलिसी कवर्स एलिमेंट्री एजुकेशन टू कॉलेजेस इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। अब ये जो पॉलिसी है एनपीई, ये एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर कॉलेजेस, ये पूरे लेवल को कवर करता है, चाहे वो रूरल इंडिया हो या अर्बन इंडिया हो। मतलब चाहे वो गरीब इलाका हो या अमीर इलाका हो, फ़र्क नहीं पड़ता, ये पूरे एरिया को और ये पूरे एलिमेंट्री एजुकेशन से कॉलेज लेवल को कवर करता है। फाइन। The first NPE was promulgated in 1968 by the government of Prime Minister Indira Gandhi and second by Prime Minister Rajiv Gandhi in 1986. मतलब हमारा जो सबसे पहला एनपीई था वो इफेक्ट में आया है 1968 में, और एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी, ठीक है। और सेकेंड हमारा जो एनपीई लाया गया था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी 1986 में। तो ये 2 ईयर आपको याद रखना है और ये दोनों प्राइम मिनिस्टर के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला लाया गया 1968 में, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। सेकेंड आया है राजीव गांधी के टाइम पे 1986 में। फाइन। नाउ the NPE lays special emphasis on the removal of disparities and the equalization of educational opportunities by attending to the specific needs of those who have been denied equality so far. मतलब एनपीई लाने का सबसे मेन मकसद, सबसे मेन फोकस और अटेंशन ये था कि जितनी भी इनइक्वालिटीज़ है उसको ख़त्म करना, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी इनइक्वालिटीज़ है, जितनी भी बायसनेस है, उन सबको ख़त्म करना और एजुकेशन में सबको इक्वली ट्रीट करना, एजुकेशन सबको प्रोवाइड करना, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ सबको प्रोवाइड करना। सो ये एनपीई का मेन फोकस था। अगर हम बात करें नीड्स ऑफ द पॉलिसी की, कि इस पॉलिसी को लाया क्यों गया, क्यों ज़रूरत पड़ी, तो इसको भी जानना उतना ही ज़रूरी है कि पॉलिसी के बारे में पढ़ने से पहले उसको लाने की वजह क्या थी, उसका भी जानना उतना ही ज़रूरी है। सो सबसे पहला है क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो, इसीलिए इस एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड से, ट्रेडिशनल वे से नहीं स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है, हमें कुछ यूनिकनेस लाना है, कुछ क्रिएटिविटी करनी है, हमें कुछ एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। क्वालिटी उसका बढ़ाना है, इसीलिए जो है स्टूडेंट से हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और हमारी नॉलेज जो हम चाहते हैं ट्रांसफ़र हो वो बेहतर तरीके से ट्रांसफ़र हो पाएगी। सो सबसे पहला तो क्वालिटी डेवलपमेंट हो एजुकेशन में। सेकेंड इज एनहांसमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी के परसेंटेज को इन्हांस करना, बढ़ाना, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े, उस परसेंटेज को इंक्रीज करना, इसीलिए लाया गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन।
6 to 14 ईयर्स जो हमने पढ़ा है RTE एक्ट में, राइट टू एजुकेशन एक्ट में, कि इतने से इतने साल के बच्चों के लिए एजुकेशन को फ्री किया गया है, कंपलसरी किया गया है, तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। रिमूवल ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन एजुकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें एक ही वे से बच्चों को नहीं पढ़ाना है, वो तरीका हमें छोड़ के कुछ नए तरीके को हमें अपनाना है, तो वो चीज़ को रिमूव करना। मॉडर्नाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, हमें अपने करिकुलम में अपने सिलेबस को कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसे मॉडर्नाइज करना है। पहला ही हमें मेथड नहीं फॉलो करना है, क्योंकि टाइम बदलते जा रहा है, उसके साथ साथ बच्चे एडवांस हो रहे हैं, हर चीज़ जो है एडवांस होती जा रही है, तो हमें अपने करिकुलम को भी एडवांस और मॉडर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करना और हमें एग्जामिनेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, इसीलिए ये एजुकेशन को लाया गया, NPE को लाया गया। सो दीज आर द नीड्स ऑफ द पॉलिसी। बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की NPE की। सो द वेरी फर्स्ट वन इज कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर 10+2+3 which is recommended by Kothari Commission. Now what is 10+2+3? 10 is for secondary education, 2 is for higher secondary and 3 is for university education. अब जो हमारा secondary education है, that means 10 years of secondary education, इसमें क्या आता है, हमारा 5 years का प्राइमरी एजुकेशन आता है, 3 years का अपर प्राइमरी एंड 2 years का हमारा हाई स्कूल है। सो 5 + 3 + 2 is 10। ठीक है, सो 10 हमारा हुआ सेकेंडरी, 2 is हायर सेकेंडरी एंड 3 is यूनिवर्सिटी एजुकेशन। सो ये रिकमेंड किया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विद अ कॉमन कोर, मतलब NCF का सबसे इम्पॉर्टेंट और सेंट्रल पार्ट था टू प्रमोट द वैल्यूज ऑफ इंडियाज इगैलिटेरियनिज्म, मतलब जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं सबको इक्वल राइट्स है, ऑल हैव इक्वल राइट्स इन सोसाइटी। सो ये वैल्यू को प्रमोट करना, इनकलकेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक एटीट्यूड्स को डेवलप करवाना, इनकलकेट करना, डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। नाउ डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, डेमोक्रेसी को डेवलप करवाना स्टूडेंट्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होता है। एज अ टीचर हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि बच्चों के अंदर ये सब एटीट्यूड्स को, ये सब वैल्यूज़ को कैसे डेवलप करवाना है। तो हमें सबसे पहले ये समझाना है कि वो जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शंस करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद पर ले। ठीक है, तो ऐसा करके उनके अंदर जो है डेमोक्रेसी डेवलप होगी, ये वैल्यूज़ डेवलप होना शुरू होगी। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब हर एक रिलीजन को वो न्यूट्रली ट्रीट करे, खुद के रिलीजन को सुपीरियर और दूसरे के रिलीजन को इन्फीरियर ना देखे, हर एक के रिलीजन को इक्वली ट्रीट करे विदाउट एनी बायसनेस, और कोई भी हेट्रेड ना हो। कॉमन कल्चरल हेरिटेज, हर एक के कल्चर की रिस्पेक्ट भी करे। इक्वालिटी ऑफ सक्सेस, हर एक जो सेक्स है उसको इक्वल जाने माने, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, डजेंट मैटर। इक्वालिटी में बिलीव करे। रिमूवल ऑफ सोशल बैरियर्स, जितने भी सोसाइटी ने बैरियर्स बना रखे हैं, जितने भी ऑब्स्टैकल्स बना रखे हैं, उसको रिमूव करना। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सो दीज आर द वैल्यूज विच वी नीड टू डेवलप इन आवर स्टूडेंट्स। फाइन, नाउ द थर्ड फीचर इज अबाउट मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। कैसे करवानी है, हमें हर एक स्टेज में बच्चों को प्रॉपरली इवैल्यूएट करना है, एजुकेट करना है, हर एक एरिया में उनकी लर्निंग होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को डेवलप करवाना है कि हमें पढ़ाना कैसे है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को डेवलप करना ज़रूरी है। उसके बाद में हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हर एक स्टूडेंट सेम नहीं है, हर एक स्टूडेंट्स एक दूसरे से अलग है। तो कैसे स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज स्टूडेंट्स के लिए कैसी होनी चाहिए, वो सेलेक्ट करना। नेक्स्ट एंड लास्ट इज बच्चों को इवैल्यूएट कैसे करना है। ठीक है, उनके प्रोग्रेस को इवैल्यूएट कैसे करना है। असेसमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें असेसमेंट से ही समझ में आता है, इवैल्यूएशन से ही समझ में आता है कि बच्चों की लर्निंग कितनी हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, सो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ आपने याद रखनी है, और इन तीनों चीज़ों से ही हमें समझ में आएगा कि बच्चों की लर्निंग कहाँ
तक पहुंची है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का इंपॉर्टेंट गोल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो एम था वो था एजुकेशन फॉर ऑल, हर एक स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। द मेजर टास्क वाज टू एस्टैब्लिश अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच इम्प्लाइज दैट ऑल स्टूडेंट्स irrespective of their caste, creed, sex and religion have access to education for a comparable equality। मतलब हमें स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है उनके कास्ट के बेसिस पे नहीं, उनके रिलीजन या सेक्स के बेसिस पे नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे नेशन के स्टूडेंट्स एजुकेटेड हो, हमें उनको एजुकेशन देना है, ये सबको इग्नोर करना है, कास्ट को, क्रीड को, सेक्स को, रिलीजन को। ठीक है, नाउ इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया गया, 6 से 14 साल के बच्चों को इनरोल करना है, स्कूल में लेके आना है, उन्हें एजुकेट करना है, स्कूल की जो भी फैसिलिटीज़ है उनको प्रोवाइड करवानी है। फाइन। नाउ सेकेंड इज टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ एडल्ट इलिटरेसी इन द ईयर्स टू कम बाय reducing the rate of dropouts in the school। मतलब हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि एडल्ट की इलिटरेसी रेट कम हो सके आने वाले साल में। ठीक है, मतलब एडल्ट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पढ़े लिखे हो, ठीक है, वो लिटरेट हो, इलिटरेट ना हो। तो ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है। थर्ड इज़ to accelerate non-formal education and ensures that education reaches the remotest part of the country। Now the next is human resource development, that is HRD। अब HRD बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे नेशन को डेवलप करवाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम एजुकेशन को यूज़ करके अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करवा सकते हैं अबाउट द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होती जा रही है, जो रेट बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में अवेयर करवाने के लिए हम एजुकेशन का यूज़ करते हैं। टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ पोल्यूशन एंड द हजार्ड्स ऑफ एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन का कितना लेवल इंक्रीज होते जा रहा है डे बाय डे, उसके बारे में अवेयर करवाने के लिए हम एजुकेशन का यूज़ करते हैं। ऑल्सो इन्वायरमेंट पर कितना असर पड़ रहा है पॉल्यूशन का, उसके भी बारे में हम एजुकेशन का यूज़ करते हैं। टू डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट अमंग द इंडिविजुअल्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन। हमारा नेशन कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कौन कौन से लेवल पे। ठीक है, सो ये सब चीज़ भी हमें अपने स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करवानी है। कैसे डेवलप करवा सकते हैं? थ्रू एजुकेशन। टू डेवलप हेल्दी इंडिविजुअल्स केपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे स्टूडेंट्स को इतना केपेबल बनवाना है कि वो कंट्रीब्यूट कर सके आगे जाके किस पर? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ठीक है, इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप कर सके वो। नाउ द थर्ड इज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक फील्ड ऑफ एजुकेशन में। सो यहाँ पर एनपीई का मेन फोकस भी यही था कि एजुकेशन में टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, इस्तेमाल हो, ताकि स्टूडेंट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम एडवांस बना सके। सो यहाँ पर एजुकेशनल टीवी को यूज़ करना है एंड ऑडियो प्रोग्राम्स कैपेबिलिटीज़ एंड प्रोवाइड वाइडर एक्सेस टू देम। ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्सेस दिया जा सके, इसका वो खुद यूज़ करें ये सब चीज़ों को। टू इम्प्रूव साइंस एजुकेशन इन स्कूल। स्कूल में साइंस एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। साइंस एजुकेशन और मैथ्स दोनों को ही कंपलसरी किया गया, उसी के साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस दी गई है। तो ये चीज़ हुई। नेक्स्ट इज टू प्रमोट टेक्नोलॉजी टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मिला है, एनपीई ने बहुत ही प्रायोरिटी दी है, इम्पॉर्टेंस दिया है टेक्नोलॉजी को। साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। टू प्रोवाइड कंप्यूटर स्किल्स इन इंस्टीट्यूशंस टू मेक द स्टूडेंट्स इक्विप्ड विथ नेसेसरी कंप्यूटर स्किल। बच्चों के अंदर कंप्यूटर स्किल को डेवलप करवाने के लिए भी हमको क्या करना है? उन्हें कंप्यूटर यूज़ करने देना है। जब हम उन्हें उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को एक्सेस करने देंगे, देन ओनली दिल गेट टू नो हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, है ना, उसकी चीज़ें उनको पता चलेंगी। तो वो स्किल को डेवलप करवाने के लिए भी हमें उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इसको कैसे
डेवलप किया जाए स्टूडेंट्स के अंदर टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग आवर कल्चरल हेरिटेज। बच्चों के अंदर इस चीज़ को डेवलप करवाना, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दिलाना, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं और हर लोगों का जो कल्चर है वो दूसरे से डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, सो ये चीज़ हम उनको अवेयर करवा सकते हैं, क्लासरूम में भी करवा सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हर एक का कल्चर दूसरे से अलग है। तो डिस्कशन मेथड के थ्रू, डायलॉग मेथड के थ्रू हम स्टूडेंट्स को आपस में जब कम्युनिकेट करने को कहेंगे, आइडियाज़ शेयर करने को कहेंगे, तो वहाँ पर वो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट भी करेंगे, वो एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड भी करेंगे। ठीक है, टू डेवलप अप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्स कल्चर ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री में कितने सारे कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं, फॉलो करने वाले लोग हैं, तो उस चीज़ को वो अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर हम अपने क्लासरूम में ही ये एक्टिविटी करवाते हैं तो हमारे क्लासरूम में ही कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे, है ना, जिसका कल्चर दूसरे के कल्चर से डिफरेंट है। तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं जो एक स्टूडेंट अपने कल्चर में उसको कैसे करता है, सेकेंड वन वो बताएगा कि उसके कल्चर में उसको कैसे किया जाता है। तो ऐसे उन सब को पता चलेगा कि ठीक है, हमारे कंट्री में कितने सारे कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं, कितने सारे कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो इस तरीके से वो अप्रिशिएट भी करते हैं एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, कल्चर को। टू रिमूव बैरियर्स बिटवीन वेरियस एज ग्रुप्स, डाइवर्स कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स एंड अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी। जितने भी बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं, उसको रिमूव करना, चाहे वो एज ग्रुप से रिलेटेड हो, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, या फिर गरीबी या अमीरी अर्बन और रूरल कम्युनिटी से हो। सो ये सारी चीज़ें ये सारे बैरियर्स को हमें रिमूव करना है। कैसे कर सकते हैं? थ्रू एजुकेशन, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल कम्युनिटीज़ फॉर एजुकेशन। हर एक कम्युनिटी को एजुकेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। ठीक है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, हिंदी कम्युनिटी हो, या फिर क्रिश्चियन हो, या कोई भी कम्युनिटी हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। हर कोई कम्युनिटी को एजुकेशन इक्वली मिलना चाहिए, क्योंकि हर किसी का हक है वो। फाइन। टू प्रोमोट वैल्यूज़ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, सेक्युलरिज्म एंड एटर्नल वैल्यूज़। मतलब स्टूडेंट्स के अंदर हमें एजुकेशन के थ्रू ये सारे वैल्यूज़ को डेवलप करवाना है कि वो अपने नेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा जो है देशभक्ति उनके अंदर हो, सेक्युलरिज्म हो, एक दूसरे के राइट्स को अंडरस्टैंड करे, इक्वली समझे, जाने। ठीक है, सो ऐसे कई सारे वैल्यूज़ हम एजुकेशन के थ्रू अपने स्टूडेंट्स में डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हमको हर एक किसी को, हर एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली प्रोवाइड करवानी है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू बी गिवन टू स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज़। मतलब हमें इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, चाहे वो SC कैटेगरी हो, ST कैटेगरी हो, अदर बैकवर्ड क्लास हो, OBC कैटेगरी हो, या फिर माइनॉरिटीज़ हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। द हैंडीकैप्ड टू बी प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ फॉर स्पेशल इंस्टीट्यूशन। स्पेशल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए किसके लिए? हैंडीकैप के लिए। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन को एम्पावर करना है। कैसे करेंगे? थ्रू एजुकेशन। एजुकेट करके ही हम एक वुमेन को जो है इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। फाइन। सो हमें अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी को इक्वल देनी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि ये OBC क्लास से है, SC से है, ST से है, या फीमेल है, या हैंडीकैप है तो इसे इस चीज़ से वंचित रखना है। बिल्कुल भी नहीं, हमें हर किसी के लिए इक्वालिटी को देखना है, ध्यान में रखना है। फाइन। नाउ नेक्स्ट गोल इज education for women's equality. As we all know, women are the keys to nation's progress. नेशन को प्रोग्रेस करवाने के लिए वुमेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाई? बिकॉज अगर हम एक वुमेन को जो है एजुकेट करते हैं तो हम सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि 2 घर को हम एजुकेट कर रहे हैं। तो इसीलिए एजुकेशन प्रोवाइड करना एक औरत को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन विल बी यूज्ड एज एन एजेंट ऑफ बेसिक चेंज इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। उसके स्टेटस भी चेंज होना चाहिए और होता है
ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करने से देयर विल बी अ वेल कंसीव्ड एज इन फेवर ऑफ वुमेन, द नेशनल एजुकेशन सिस्टम विल प्ले अ पॉजिटिव इंटरवेंशनिस्ट रोल इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अगर हम एक एजुकेशन दिलाते हैं एक औरत को तो उससे वो स्ट्रांग होती है, इंडिपेंडेंट होती है और उसके स्टेटस में भी चेंज आता है। तो इसीलिए वुमेन को हमें इक्वली ट्रीट करना है मेन के साथ साथ, ठीक है। सो दोनों को ही इक्वली ट्रीट करना है, दोनों को ही एजुकेशन में आगे आगे रखना है, तो हमारा नेशन भी आगे आगे रहेगा। नेक्स्ट गोल ऑफ NPE इज वोकेशनलाइजेशन। नाउ व्हाट इज वोकेशनलाइजेशन? दीज एलिमेंट्स आर मेंट टू इनहांस इंडिविजुअल एम्प्लॉयबिलिटी। एक इंडिविजुअल के एम्प्लॉयबिलिटी को इनहांस करने के लिए जो कोर्स किया जाता है दैट इज़ वोकेशनलाइजेशन। मतलब अगर बच्चा एक पर्टिकुलर जो है ऑक्यूपेशन में इंटरेस्टेड है और वो स्टडीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं है बल्कि उसका इंटरेस्ट कहीं और है, तो जहाँ पर उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ में उसको और बेहतर बनाना ताकि आगे जाके उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव फॉर दोज परस्यूइंग हायर एजुकेशन विदाउट पर्टिकुलर इंटरेस्ट और पर्पस। अगर उसको हायर एजुकेशन वो परस्यू कर रहा है और उसको उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो जिसमें उसको इंटरेस्ट है उसके लिए उसको कोर्सेज प्रोवाइड करना और उसमें उसको बेहतर बनाना। वोकेशनल एजुकेशन इंटेंटेड टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर आइडेंटिफाइड ऑक्यूपेशन। जिसमें वो स्किलफुल है उसके लिए उसको बेस्ट करना। These courses will ordinarily be provided after the secondary stage but may also be made available after class 8। वैसे तो ये कोर्स जो है सेकेंडरी स्टेज के बाद जो है प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि तब उनको समझ में आने लगता है कि उनको एक्चुअली किस में इंटरेस्ट है। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट कैन बी और इट मे बी ऑल्सो मेड अवेलेबल आफ्टर क्लास 8। क्लास 8 के बाद भी इसको जो है अवेलेबल किया जाएगा। Now next is the establishment of vocational courses or institution will be the responsibility of the government as well as the employers in the public and private sector। मतलब ये vocational courses को establish करना, इसको जो है लोगों तक पहुंचाना ताकि स्टूडेंट्स जो जिसमें जिसका इंटरेस्ट है वो ये कोर्स कर सके। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ ही साथ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में काम करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वोकेशनल कोर्सेज को वो स्टैब्लिश करें इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। सो ये सारे गोल्स थे NPE के और इन सब को कवर करने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ रिकमेंडेशन ऑन एजुकेशन फॉर इक्वालिटी की, कि सबको इक्वली ट्रीट करने के लिए एजुकेशन में क्या क्या किया गया। सो सबसे पहले एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, कि हमें औरतों को इक्वली ट्रीट करना है, एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवानी है ताकि उनका स्टेटस चेंज हो सके। सेकेंड इज़ एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, SC कैटेगरी को इक्वलाइज करना है विद द नॉन SC कैटेगरी। कैसे कर सकते हैं? इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी है, प्लानिंग करनी है, वेरीफाई करना है कि वो कहीं भी लैक ना करे, कोई भी स्टेज पे पीछे ना रह जाए, ठीक है। जब भी हम रिक्रूट करें, रिक्रूटमेंट हो, तो SC कैटेगरी से भी टीचर्स को लेना है। स्कूल बिल्डिंग ऐसी जगह पे हो जहाँ पर SC कैटेगरी का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके और उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो, ठीक है। सो ये कर सकते हैं हम। अगर मैं बात करूँ एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं प्राइमरी स्कूल उनके एरियाज़ में। ट्राइबल एरियाज़ में हम प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं। उनकी ही स्पोकन लैंग्वेज जो है उसी का हम जो है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बना सकते हैं, करिकुलम फ्रेम कर सकते हैं। उनकी ही लैंग्वेज होनी चाहिए एटलीस्ट इन इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में उनकी ही लैंग्वेज से बच्चों को पढ़ाना है, बाद में हम जो लैंग्वेज है वो कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली उनको उनकी ही लैंग्वेज में टीच करना है। और लास्टली हम उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो इस तरीके से हम एजुकेशन में विमेन को SC कैटेगरी और ST कैटेगरी को इक्वलाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ OBC कैटेगरी की, अदर एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन एंड एरियाज, OBC कैटेगरी को भी इंसेंटिव्स और स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए ताकि वो इक्वल हो सके। और
अदर एरियाज जो है वो है माइनॉरिटीज़, हैंडीकैप और एडल्ट एजुकेशन। माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं, जो कंट्री में जो है जो ग्रुप का पॉपुलेशन कम होता है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी, और जिसका ज़्यादा होता है दैट इज़ मेजॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, सो इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आ जाते हैं मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। सो दीज आर द कम्युनिटीज़ एंड ये क्या है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होती है वो ग्रुप्स एजुकेशनली डिप्रीव्ड होते हैं, बैकवर्ड होते हैं। सो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है हमें ताकि ये इक्वल हो सके। सो आर्टिकल 29 एंड 30 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि 29 और 30 में बात होती है कि इनको हक है, इन सब माइनॉरिटी कम्युनिटी को यह हक दिया गया है कि वो अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, अपने लैंग्वेज को और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले या अपने लैंग्वेज का या अपने रिलीजन का वो खोले। सो डजेंट मैटर, वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को सेव कर सकते हैं और वो ओपन कर सकते हैं। ये बात होती है आर्टिकल 29 और 30 में। अगर मैं बात करूँ हैंडीकैप की, तो हैंडीकैप में क्या होता है कि यहाँ पर हमें फिजिकली या मेंटली जो भी डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है हमें उसे नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ प्लेस रखना है ताकि वो अपने लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से फेस करे, हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ फेस करे। और उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का भी अरेंजमेंट करना है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ टीचर्स को भी ट्रेन करना है कि ऐसे स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील करना है। फाइन। सो एडल्ट एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पर हमें उन्हें नेशनल गोल्स के बारे में बताना है, नेशनल इंटीग्रेशन उनके अंदर डेवलप करवाना है, और साथ ही साथ ये चीज़ बताना है कि इन्वायरमेंट को कंजर्व कैसे करना है, पावर्टी को इरेडिकेट कैसे करना है, कैसे पावर्टी को ख़त्म करना है हमारे नेशन से, और साथ ही साथ वुमेन को कैसे इक्वल करना है, कैसे उन्हें प्रमोट करना है। सो ये सारी चीज़ें आ जाती है रिकमेंडेशन ऑन एजुकेशन पर। ठीक, नाउ अगर मैं बात करूँ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस पे एजुकेशन को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया। सो सबसे पहला है ECCE, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पे बच्चा सीखता है और यहाँ पर वो मेंटली, फिजिकली, मॉरली, सोशली जो है डेवलप होता है। और यहाँ पर जो एजुकेशन वो हासिल करता है वो एकदम प्लेवे मेथड से होता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा होता है तो यहाँ पर हम उसे ऑब्वियसली जो है सीधा सीधा पढ़ा नहीं सकते हैं। तो कैसे पढ़ाते हैं, यहाँ पे उसको प्लेवे मेथड से पढ़ाया जाता है और यहाँ पर उसका जो एजुकेशन होता है वो पूरी तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड होता है। सेकेंड जो है वो है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। यहाँ पर जो भी बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनको स्कूल में लाना है, उनको एजुकेट करना है, जिसकी बात RTE करता है 6 to 14 ईयर्स में। ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को हमें जो है कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है। सो ये है एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट इज स्कूल फैसिलिटीज़। स्कूल फैसिलिटीज़ में स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 लार्ज रूम्स होनी चाहिए, टॉयज़ होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होनी चाहिए, चार्ट होनी चाहिए, अदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, कम से कम 2 टीचर तो होनी ही चाहिए जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए। सो ये जो है मिनिमम स्कूल फैसिलिटीज़ होनी ही चाहिए एक स्कूल में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, सो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, मैंने आपको बताया था, जो फॉर्मल एजुकेशन के बाहर होती है, आउटसाइड ऑफ फॉर्मल सिस्टम। सो दैट इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, सो वहाँ भी हमें जो है स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स को यूज़ करके वहाँ पे उन्हें एजुकेट करना है। अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी एजुकेशन की, तो सेकेंडरी एजुकेशन में हमें स्टूडेंट्स को एक्सपोज करना है साइंस से, ह्यूमैनिटीज़ से, सोशल साइंस से, ये सब चीज़ों से उनको एक्सपोज करना है, ये सब चीज़ों के बारे में उन्हें बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम सोशल साइंस के बारे में बताएंगे, हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, तो उनके अंदर जो है हमारे नेशन को लेके एक पर्सपेक्टिव बनना शुरू होगा। वो अपने ड्यूटीज़ को, अपने राइट्स को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। एज अ सिटीज़न वो चीज़ों की रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ एंड राइट्स को समझना शुरू करेंगे। फाइन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ
वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की। सो वोकेशनलाइजेशन हमने समझा है कि बच्चे को अगर अपने स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और स्टडीज़ को छोड़कर उसे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, कोई पर्टिकुलर जो है प्रोफेशन में इंटरेस्ट है उसको, तो उस चीज़ में उसे बेहतर कैसे बनाना है, कोर्स हमें उसको प्रोवाइड करवाना है ताकि आगे जाके वो जो है इंडिपेंडेंटली काम कर सके, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, दैट इज़ वोकेशनलाइजेशन। नेक्स्ट इज़ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन क्या है? यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि जितना भी जो भी हम अपने नेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो उस पर रिफ्लेक्ट कर सके कि इससे हम कैसे डील कर सकेंगे, ये हमें इस बारे में एजुकेट करना है। अगर मैं बात करूँ ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड डिस्टेंस लर्निंग की, सो ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। ओपन यूनिवर्सिटीज़ और डिस्टेंस लर्निंग ये दोनों ही जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अगर मैं बात करूँ ओपन यूनिवर्सिटी की, तो ओपन एजुकेशन वो है जो कि हर किसी के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट्स की नहीं देखी जाती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि अटेंडेंस को लेकर रोज़ रोज़ जो है स्कूल या क्लासेस नहीं जाना पड़ता। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेट्स नहीं होती कि आपको यही दिन एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर जब स्टूडेंट रेडी हो वो तब एग्ज़ाम दे सकता है। यहाँ पर ऐसा कोई जो है बाउंड नहीं है कि 1 ईयर का कोर्स 1 ईयर में ही जो है ख़त्म होना चाहिए। अगर स्टूडेंट से नहीं हो रहा कंप्लीट, वो 4 to 6 ईयर्स में कंप्लीट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उसको फ्लेक्सिबिलिटी होती है ओपन यूनिवर्सिटीज़ में। अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस लर्निंग की, सो डिस्टेंस लर्निंग को हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डेंस। ठीक है, जो कि फेस टू फेस नहीं होती है बल्कि ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन लर्निंग से जो हम पढ़ाते हैं दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। इन शॉर्ट मतलब जो हम डिस्टेंस पे रह के बच्चों को सिखाते हैं, इसी का मतलब होता है बच्चा हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है, वर्चुअली प्रेजेंट है। ठीक है, वो स्पेसिफिक लोकेशन पर नहीं होता है बल्कि वो अपने घर पे बैठ के जो है स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा है। तो ये इस तरीके से हम स्टूडेंट्स को जो है पढ़ा सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड डिस्टेंस लर्निंग भी होनी चाहिए। नाउ अगर मैं बात करूँ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन की, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को जो है प्रोग्राम कंडक्ट करवाना है ताकि उनको टेक्निकली नॉलेज हम दिला सके। जो भी वीक स्टूडेंट्स है, जो हैंडीकैप है, जो विमेन है, जो इकोनॉमिकली डिप्रीव्ड बैकग्राउंड से है, उसको ये सब बेनिफिट्स मिल सके और इस एजुकेशन का वो लाभ उठा सके। तो ये हमें प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा सो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।